ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड शेन युगुई को देखते हैं, जो एक हैकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। वो मन में कहती है, मेरी स्टेप मदर ने मुझे 7 साल की उम्र में फंसाया था, जिसकी वजह से मुझे अब्रॉड आना पड़ा और अब मुझे ये हैकिंग कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में आखिर वो जीत जाती है और उसका सीक्रेट नेम टर्टल होता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। मीडिया वाले फौरन युगुई की फोटो क्लिक करने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले ही युगुई चली जाती है। युगुई एक कार में घुसती है और अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है, युगुई अब तुम कंपटीशन जीत गई हो तो तुम्हें वापस आकर शादी करने का वादा पूरा करना होगा। अगर तुम्हें अपने नाना की विरासत चाहिए तो तुम्हें मिस्टर फेई से शादी करनी होगी। युगुई ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी उसे एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसी स्ट्रीट पर हमारे मेल लीड फेई जोंग के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। जोंग उन सबको एक एक करके मारते हैं और तभी एक आदमी पीछे से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी युगुई वहां आ जाती है और पीछे से उस आदमी को मारती है। जोंग युगुई को देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं। तभी जोंग के असिस्टेंट कुछ लोगों के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन युगुई को लगता है कि वो लोग जोंग को मारने आ रहे हैं, इसलिए वो फौरन जोंग का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाती है। अब दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक एफ्रोडिसियक इंसेंस कैंडल जल रही होती है। उसके असर से जोंग को कुछ होने लगता है और वो युगुई को किस करने लगते हैं। युगुई सोचती है, मुझे फेई जोंग से शादी करनी ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इस हैंडसम के साथ रात बिता ही लूं। ये सोचकर वो भी उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युगुई उठती है और रेडी हो रही होती है। तभी जोंग उससे उसका नंबर मांगते हैं। युगुई सोचती है, ये अब भी मुझसे चिपकना चाहता है। वो उन्हें गलत नंबर दे देती है और सोचती है, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जोंग सोचते हैं, हमारी मुलाकात फिर से जल्दी ही होगी। युगुई अपने घर जाती है और घर को देखकर वो याद करते हुए मन में बोलती है, जब मैं 7 साल की थी तो मेरे नाना गुजर गए और डैड ने दूसरी औरत से रिश्ता बना लिया। उन्होंने नाना की कंपनी सीज्ड कर ली, जो नाना मेरे लिए छोड़ कर गए। मॉम ने मुझे प्रोटेक्ट किया और कहा कि वो मुझे कंट्री साइड भेज देंगी, लेकिन मॉम ने सीक्रेटली मुझे अब्रॉड भेज दिया। अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। तभी उसके डैड तियाना हुओ, स्टेप सिस्टर जिलान और स्टेप मदर बाईजू के साथ आते हैं। युगुई की मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम फाइनली वापस आ गई। तभी तियाना हुओ कहते हैं, ये तो कंट्री साइड गई थी ना, फिर इसका ऑनरा इतना स्ट्रांग क्यों लग रहा है। जिलान कहती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मिस्टर फेई एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। युगुई हैरान हो जाती है और उसकी मॉम कहती है, आज सुबह ही उनका मैसेज आया कि वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये रिश्ता तुम्हारे नाना और उनकी दादी ने फिक्स किया है और तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया है। हमारी मर्जी के बिना वो एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकते। जिलान कहती है, फेई फैमिली सबसे अमीर फैमिली है और जोंग फेई फैमिली के हेड हैं। उन्हें तुम लोगों की मर्जी से क्या फर्क पड़ेगा। तियाना हुओ कहते हैं, तुम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो तीनों चले जाते हैं। फिर युगुई की मॉम कहती है, तुम अब 22 साल की होने वाली हो। तुम्हारे नाना के विल के अकॉर्डिंग तुम 22 साल की होने के बाद कंपनी की चेयरमैन बन सकती हो। तुम्हारे नाना ने फेई फैमिली में तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी। अगर ये एंगेजमेंट टूट गई तो तियाना हुओ तुम्हें कंपनी वापस नहीं देगा। युगुई कहती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं वैसे भी ये शादी नहीं करना चाहती। उसकी मॉम कहती है, मतलब तुम अपने डैड को मारना तो नहीं चाहती हो। अच्छा प्लान है, फिर तुम्हें कंपनी मिल ही जाएगी। युगुई कहती है, मैं हैकर हूँ, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं। मैं फेई फैमिली जाकर उनसे बात करूंगी कि एंगेजमेंट रुक सकती है, लेकिन उसके लिए 1 महीने का वेट करना होगा ताकि 22वें बर्थडे के बाद कंपनी मुझे मिल जाए। सीन बदलता है और युगुई जोंग के ऑफिस जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ जोंग का कजिन जिफान मिल जाता है। वो उससे कहता है, मेरे भाई ने एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन ले लिया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इतने सालों से तुम्हारी फैमिली मेरे भाई के नाम का यूज करके इतने ऊपर तक पहुंची है। तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लिए लड़की में ब्यूटी और टैलेंट दोनों होना चाहिए, बिल्कुल मेरे आइडल टर्टल की तरह, जो वर्ल्ड की नंबर 1 हैकर है। ये सुनकर युगुई स्माइल करती है। जिफान कहता है, मेरा भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, तो मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। युगुई सोचती है, अगर ये मुझे अंदर नहीं आने देंगे तो उन्हें बाहर आना होगा। ये सोचकर वो उनके सिस्टम को हैक करने लगती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं। वो अपने केबिन में होते हैं। असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि मिस शेन ये एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती हैं। मैंने सुना है मिस शेन रातों रात यहाँ आ चुकी हैं, वो जरूर आपके पीछे पड़ेगी। जोंग कहते हैं, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ कर रहूंगा। मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो कोई और है। क्या तुमने वो नंबर चेक किया जो मैंने दिया था। असिस्टेंट कहते हैं, वो नंबर इनवैलिड है। ये सुनकर जोंग शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं, उसे क्या लगता है नंबर के बिना मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। इतने में ही उनके ऑफिस का अलार्म बजने लगता है। ये सुनकर असिस्टेंट और वो हैरान हो जाते हैं, फिर तुरंत नीचे जाते हैं। इधर जिफान युगुई को जाने के लिए कह रहा होता है। तभी जोंग नीचे आते हैं और युगुई को देखने वाले होते हैं, लेकिन जिफान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे भाई को देखने लायक भी नहीं हो। वो गार्ड को ऑर्डर देता है और गार्ड युगुई को उठाकर फौरन वहां से ले जाने लगता है। युगुई चिल्लाकर कहती है, मुझे नीचे उतारो, लेकिन गार्ड उसे ले जाता है, जिसकी वजह से जोंग उसे देख नहीं पाते हैं। असिस्टेंट कहते हैं, मिस्टर
मिस्टर फेई लगता है ये कोई मजाक था। अलार्म ठीक कर दिया गया है और हमारे कोई डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हुए हैं। लेकिन जोंग सोचते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी। लगता है मुझे धोखा हुआ है। वो असिस्टेंट को कहते हैं उस लड़की को जल्दी ढूंढो। इधर गार्ड युगुई को बाहर निकालता है और जिफान वहां आकर कहता है इस लड़की को अब कंपनी में घुसने भी मत देना। युगुई गुस्से में जाते हुए सोचती है भले ही मैं कंपनी में ना आ पाऊं लेकिन जोंग घर तो जाएंगे ही ना। नेक्स्ट सीन में जोंग घर जा रहे होते हैं और तभी असिस्टेंट कहते हैं मैं उस लड़की को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो तो जैसे हवा में कहीं गायब हो गई है। जोंग कहते हैं तुम मेरे किस काम के हो? असिस्टेंट कहता है क्या आप बता सकते हैं वो दिखती कैसी है? जोंग उसे याद करके कहते हैं वो बहुत सुंदर है। इधर युगुई उन्हीं के घर के बाहर आती है और गार्ड उससे बाहर ही वेट करने के लिए कहता है। तभी जोंग उसे देख लेते हैं और अपनी कार रोकने के लिए कहते हैं। युगुई पार्किंग एरिया में चली जाती है। फिर उसी टाइम एक आदमी बड़ा मैट्रेस लेकर आता है और उससे कहता है क्या तुम इसे पकड़ने में हेल्प करोगी? मुझे एक कॉल करना है। युगुई मैट्रेस को पकड़ लेती है और वो आदमी बात करने चला जाता है। तभी जोंग युगुई के पास आते हैं और उन्हें देखकर युगुई शॉक हो जाती है। इस चक्कर में मैट्रेस को संभाल नहीं पाती और उसके साथ साथ गिरने लगती है। युगुई को बचाने के चक्कर में जोंग भी उसके ऊपर गिर जाते हैं। फिर ऊपर कमरे से एक ब्लैंकेट और कर उनके ऊपर आ गिरता है। अब आसपास के लोग उन दोनों को ब्लैंकेट में देखकर उनकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। जोंग और युगुई ब्लैंकेट निकालते हैं और युगुई उन सबको फोटो क्लिक करने से मना करती है। आसपास के लोग चले जाते हैं। फिर जोंग हाथ देते हैं और युगुई उनकी खड़े होने में हेल्प करती है। जोंग पूछते हैं तुमने मुझे फेक नंबर क्यों दिया? युगुई कहती है हम बस एक रात के लिए सोए थे और मैं एंगेज्ड हूँ। जोंग पूछते हैं क्या तुम उसके लिए कुछ फील करती हो? नहीं तो एंगेजमेंट तोड़कर मेरे पास आ जाओ। युगुई कहती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं है। अब जोंग उसके करीब आने लगते हैं और अचानक उससे उसका फोन ले लेते हैं। युगुई कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? जोंग उसका नंबर लेकर उसे फोन वापस दे देते हैं। वो कहते हैं अब मेरे पास तुम्हारा नंबर है, अब मुझे तुम्हारा नाम जानना है। युगुई कहती है मेरा नाम शेन चोंगसिन है। जोंग कहते हैं कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? युगुई कहती है तुम मानो या ना मानो। ये बोलकर वो जाने वाली होती है लेकिन तभी जोंग उसका हाथ पकड़कर कहते हैं क्या तुमने डिनर कर लिया? क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? युगुई सोचती है अगर ये इसी तरह मेरे पीछे पर आ रहा तो मैं फेई फेनमिली से बात कैसे करूंगी। वो जोंग से कहती है मुझे अभी कुछ काम है, तुम यही मेरा वेट करो। जोंग कहते हैं तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। युगुई चली जाती है और असिस्टेंट जोंग के पास आते हैं। वो कहते हैं आप इसे इतने दिनों से ढूंढ रहे थे और आपने आसानी से इसे जाने कैसे दिया? जोंग कहते हैं उसे जरूरी काम था। इधर युगुई को गार्ड कहता है ओल्ड मिस्ट्रेस आपसे मिलना चाहती है। युगुई फौरन घर के अंदर जाकर जोंग की दादी से मिलती है और दादी उसे देखकर खुश हो जाती हैं। वो कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने जब तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम अपने नाना की गोद में थी। अब वो बताती है कि तुम्हारे नाना और मैं पुराने दोस्त थे। जब वो गुजरे तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। अब मैं तुम्हें और जोंग को साथ में देखना चाहती हूँ। युगुई सोचती है शायद दादी को पता नहीं है कि मिस्टर फेई एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। दादी कहती है तुम दोनों अभी तक मिले नहीं हो ना? वो लड़का सिर्फ काम में बिजी रहता है और अभी तक घर भी नहीं आया। मैं कल 6 बजे उसे फुजी पवेलियन लेकर आऊंगी। हम साथ में खाना खाएंगे और तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हो। युगुई सोचती है फाइनली मैं कल अपने फियांसे से मिल सकती हूँ। इधर जोंग अब भी उसके आने का वेट कर रहे होते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं लेकिन युगुई तब तक वहां से निकल चुकी होती है। वो कॉल रिसीव करती है और जोंग पूछते हैं तुम अभी तक आई क्यों नहीं? युगुई कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं निकल चुकी हूँ, हम बाद में कभी डिनर करेंगे। जोंग कहते हैं तुम बच नहीं सकती और मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लिया है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं और असिस्टेंट को खुशी में डबल बोनस देने का वादा करते हैं। असिस्टेंट खुश हो जाते हैं। अब जोंग दादी से मिलने जाते हैं और दादी कहती है आज युगुई आई थी, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें जल्दी उससे शादी कर लेनी चाहिए। जोंग कहते हैं क्या आप उसे जानती हैं? शेन फेनमिली बस हमसे रिश्ता जोड़ कर पैसे कमाना चाहती है। वो लड़की मुझसे पैसों के लिए शादी करना चाहती है। दादी कहती है ऐसा है तो उसे पैसे दे दो। पैसे कमाने का मतलब ही क्या है जब तुम अपनी वाइफ पर पैसे खर्च नहीं कर सकते? जोंग कहते हैं मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को चाहता हूँ। दादी ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम युगुई से अभी तक मिले भी नहीं हो, अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। कल मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊंगी। जोंग कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा तो दादी बीमार होने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी दवाई नहीं लूंगी। जोंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता है तो वो मान जाते हैं लेकिन मन में कहते हैं ये सही मौका है उससे एंगेजमेंट तोड़ने का। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि युगुई घर पहुंचती है और देखती है कि जिलान उसकी मॉम से उनकी रिंग मांगती है। युगुई की मॉम कहती है अब तक तुमने जितनी भी ज्वेलरी ली है उनमें से कोई भी वापस नहीं की है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये रिंग हमारी फेनमिली एयरलूम है जो मैंने युगुई के लिए रखी है। जिलान कहती है ये एंगेजमेंट वैसे भी टूटने वाली है तो डॉरी कलेक्ट करने की जरूरत क्या है, और फिर सब कुछ डैड का ही है। युगुई की मॉम त्यानहुओ से कहती है तुमने वादा किया था कि ये रिंग युगुई को ही मिलेगी। त्यानहुओ कहता है मैंने कब वादा किया, वैसे भी ये बस एक रिंग है।
त्यानहुओ उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी युगुई आकर उसे पुश करती है और जिलान को थप्पड़ मारती है। युगुई कहती है, तुम मेरी रिंग पहनने के लायक नहीं हो। त्यानहुओ पूछता है, तुम तो मिस्टर फेई से मिलने गई थी ना, क्या एंगेजमेंट टूट गई? युगुई कहती है, मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन उनकी दादी से मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा है ये शादी होगी और कल वो मुझे झोंक से मिलवाने वाली है। जिलान कहती है, डैड ये जरूर झूठ बोल रही है, आप उनसे फोन करके पूछिए। त्यानहुओ कहता है, मेरे पास उनका नंबर कैसे हो सकता है? तभी बाईजू कहती है, युगुई अब जब तुम ये बोल रही हो तो तुम हमें भी उनसे मिलवाने ले चलो। युगुई सोचती है, जोंग शादी नहीं करना चाहते, अगर ये लोग वहाँ गए तो पता नहीं क्या होगा। बाईजू कहती है, क्या हुआ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही ताकि अपने डैड से शेयर्स ले सको? युगुई कहती है, मैं सोच रही थी कि कल मिस्टर फेई और मैं मिलने वाले हैं, तो आपका जाना सही नहीं होगा। लेकिन जिलान कहती है, तुम बस प्रे करो कि हम मिस्टर फेई से मिल लें। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। अब युगुई की मॉम पूछती है, क्या तुम सच में झूठ बोल रही हो? युगुई कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सच में उनसे मिलने वाली हूँ। तभी युगुई को जोंग का कॉल आता है और वो सोचती है ये फिर से कॉल कर रहा है, पहले मुझे इससे डील करनी होगी। दूसरी तरफ जोंग सोचते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, कहीं मेरा फोन तो खराब नहीं हो गया है। वो ये सोचकर फोन को फेंक देते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक मैसेज आता है और वो सोचते हैं उस लड़की ने फिर से मुझसे झूठ बोला। तभी असिस्टेंट कहते हैं, मिस्टर फेई आपकी दादी प्राइवेट रूम में आपका वेट कर रही है। जोंग कहते हैं, पहले मुझे शेन युगुई से ही मिलना होगा। वो असिस्टेंट के साथ प्राइवेट रूम में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर शेन फैनमिली युगुई के साथ प्राइवेट रूम के बाहर होती है। युगुई पूछती है, मॉम कहाँ है? त्यानहुओ कहता है, इस सिचुएशन में उसका यहाँ कोई काम नहीं है। जिलान कहती है, मैं समझ गई तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, अंदर मिस्टर फेई है ही नहीं। युगुई सोचती है, दादी ने मैसेज किया था कि वो आ गई है, लेकिन अगर डैड ने सुन लिया कि मिस्टर फेई शादी तोड़ना चाहते हैं तो मुझे कंपनी नहीं मिलेगी। उसे समझ नहीं आता है कि उन लोगों को कैसे रोके। लेकिन तभी शेन फेन मिली उसे साइड करके डोर ओपन कर देती है और अंदर दादी को देखकर शॉक हो जाती है। दादी युगुई को देखती है और कहती है, तुम आ ही गई, जोंग भी बस आ ही रहा है। त्यानहुओ पूछता है, ये कौन है? युगुई कहती है, ये मिस्टर फेई की दादी हैं। तभी जिलान कहती है, युगुई इसे बस नाटक करने के लिए लेकर आई है, किसे नहीं पता कि ओल्ड मिस्ट्रेस कभी भी बाहर नहीं आती। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मिलने आएंगी? दादी कहती है, युगुई झूठ नहीं बोल रही है, मैं ही उसकी दादी हूँ। जिलान हंसकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम पर विश्वास हो जाएगा? युगुई कहती है, जिलान अपनी जुबान संभालो। तभी दादी कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अभी जोंग को कॉल कर देती हूँ। अब दादी उन्हें कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी जिलान उनका फोन फेंक देती है और साथ ही दादी की मेडिसिन भी गिर जाती है। मगर जोंग को कॉल लग जाता है और वो कॉल रिसीव करके सुन लेते हैं कि प्राइवेट रूम में कुछ हो रहा है। वो जल्दी उनके पास जाने के लिए लिफ्ट में जाते हैं। इधर जिलान कहती है, मैं जानती हूँ तुम किसी और को नाटक करने के लिए बुला रही होगी। दादी ये सब सुनकर हाइपर हो जाती है और उनके चेस्ट में दर्द होने लगता है। युगुई घबरा जाती है और फौरन उनकी मेडिसिन उठाने वाली होती है, लेकिन जिलान मेडिसिन को ले लेती है। युगुई उससे मेडिसिन लेने की कोशिश करती है, मगर जिलान कहती है, ये बुढ़िया नाटक कर रही है तो मेडिसिन देने की क्या जरूरत है? युगुई कहती है, इन्हें हार्ट की बीमारी है, मुझे मेडिसिन दो। लेकिन जिलान कहती है, तुम अब भी नाटक कर रही हो। युगुई दादी की बिगड़ती कंडीशन को देखकर मेडिसिन लेने की कोशिश करती है, मगर त्यानहुओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इस औरत के लिए अपनी बहन से लड़ रही हो। इधर जोंग भी आ ही रहे होते हैं, तभी दादी गिर जाती है और त्यानहुओ युगुई को भी पुश कर देता है, जिससे उसे बैक में चोट लग जाती है। अब युगुई त्यानहुओ को पुश करती है और जिलान के बाल पकड़कर उससे मेडिसिन छीन लेती है। वो फौरन जाकर दादी को मेडिसिन खिलाती है और उन्हें चेयर पर बिठाती है। जिलान कहती है, ये अब भी नाटक कर रही है, इसे डर नहीं है कि सच में इसकी तबीयत खराब हो सकती है। युगुई को गुस्सा आता है और वो जाकर उसे 3 से 4 थप्पड़ मार देती है। फिर बाईजू उसे रोकने की कोशिश करती है तो युगुई उसे भी एक थप्पड़ मारती है। अब वो त्यानहुओ को देखती है जो डरकर छुपा होता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना। युगुई कहती है, मैं आपको नहीं मारूंगी, आप बस जोंग के आने का वेट कीजिए। अब वो दादी के पास जाती है और बोलती है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो उन्हें कमरे से बाहर ले जाती है और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से जोंग आ रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। युगुई दादी को ले जाती है। इधर जिलान और बाईजू रो रहे होते हैं और त्यानहुओ कहता है, कहीं वो सच में तो जोंग की दादी नहीं है। जिलान कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो उनकी दादी होती तो मिस्टर फेई भी यहाँ होते। तभी जोंग वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर शेन फेनमिली को 440 वोल्ट का झटका लगता है। जोंग पूछते हैं, दादी कहाँ है? तभी असिस्टेंट को वहाँ दादी का फोन मिलता है और जोंग कहते हैं, तुम लोगों ने दादी के साथ क्या किया है? तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि दादी को हार्ट अटैक आया है और युगुई उनके साथ आई है, आप जल्दी आ जाइए। ये सुनकर जोंग को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, दादी की तबीयत तुम लोगों की वजह से खराब हुई है ना? त्यानहुओ कहता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने सोचा युगुई झूठ बोल रही है कि वो आपकी दादी हैं।
जोंग कहते हैं, बस बहुत हुआ। वो ऑर्डर देते हैं और उनके आदमी शेन फैमिली को मारने लगते हैं। अब जोंग हॉस्पिटल जाते हैं और दादी से पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? दादी कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। युगुई की वजह से मैं बच गई, लेकिन शायद वो भी इंजर्ड है। जोंग कहते हैं, वो आपको यहाँ अकेले छोड़कर चली गई? दादी कहती है कि सने कहा, तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। जोंग कहते हैं, ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं फिजिशियन से मिलकर आता हूँ। सीन बदलता है और हम युगुई को देखते हैं, जो फिजिशियन के केबिन में होती है। वो अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है कि तभी उस रूम में जोंग आते हैं। तभी वो देखते हैं कि पर्दे के पीछे कोई है। वो पर्दे को हटाते हैं और वहाँ युगुई को देखकर शॉक हो जाते हैं। युगुई पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोंग उसकी चोट को देखते हैं और कहते हैं, लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो खुद मेडिसिन लगाने लगते हैं और पूछते हैं, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कहीं ये तुम्हारे फियांसे ने तो नहीं किया? ऐसा दोबारा हो सकता है, तो तुम मेरी बात मानो और ये एंगेजमेंट तोड़ दो, उस आदमी से दूर रहो। युगुई पूछती है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? जोंग कहते हैं, हाँ, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे अच्छे से याद है कि वो तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था। जोंग उसके करीब होते हैं और जैसे ही युगुई उनकी तरफ टर्न होती है, दोनों किस कर बैठते हैं। फिर जोंग उसे कंटिन्यू किस करते रहते हैं और तभी एक आदमी फिजिशियन रूम में आता है और पर्दे के पीछे दोनों को किस करते देख लेता है। जोंग और युगुई शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद युगुई अपनी जैकेट पहनती है। जोंग उससे पूछते हैं, तुम अपनी एंगेजमेंट कब तोड़ोगी? युगुई कहती है, ये आसान नहीं है, मुझे और टाइम चाहिए। जोंग पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? कौन है तुम्हारा फियांसे? युगुई कहती है, वो जो भी है, तुम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। ये बोलकर वो चली जाती है। जोंग कहते हैं, अगर मुझे दादी का ख्याल नहीं रखना होता तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं देता, लेकिन क्या हैचिंग में कोई है भी जिसे मैं ऑफेंड नहीं कर सकता? अगले सीन में युगुई घर पहुंचती है और शेन फेनामिली की बिगड़ी हुई हालत देखती है। वो उनसे कहती है, मैंने सुना कि मिस्टर फेई ने आप सबको मारा। जिलान कहती है, तुम किस बात से खुश हो रही हो? भले ही तुम उनकी दादी से मिली, लेकिन क्या उन्होंने कहा कि शादी होगी? युगुई कहती है, तुम ये मत सोचो कि मेरी शादी होगी या नहीं, तुम अपने बारे में पहले सोचो। आज के इवेंट की वजह से दादी बहुत गुस्से में है। ये सुनकर शेन फैमिली डर जाती है। त्याना हुआ कहता है, अब हम क्या करें? युगुई, मैं अब भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। युगुई कहती है, ठीक है, मैं दादी को एक अपोलॉजी वीडियो भेज देती हूँ। इसके लिए जिलान को 3 बार चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगनी होगी। जिलान उसकी बात मान लेती है, लेकिन युगुई कहती है, सॉरी, वीडियो ऑन ही नहीं था। जिलान गुस्से में बोलती है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? युगुई कहती है, नाजायज बेटी को जायज बेटी के सामने तो झुकना ही पड़ता है ना। तियाना हुआ कहता है, बस बहुत हुआ, तुम मदद करोगी या नहीं? युगुई कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। शेन फेन अमिली कुछ बोल नहीं पाती। फिर तियाना हुआ कहता है, जब तुम 22 साल की हो जाओगी तो तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युगुई कहती है, ठीक है, फिर मैं मदद नहीं करूंगी। तियाना हुआ डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी कंपनी ज्वाइन करवा दूंगा, लेकिन मैडम फेई को तुम्हें संभालना होगा। जिलान कहती है, युगुई तुम कंट्री साइड में पली बड़ी हो, क्या तुम्हें कंप्यूटर आता भी है? युगुई एकदम से खड़ी होती है और जिलान डर जाती है। त्याना हुआ जिलान को फौरन वहाँ से ले जाते हैं। युगुई सोचती है, मुझे जल्दी कंपनी जाकर देखना होगा कि आखिर नाना ने मेरे लिए आखिर छोड़ा क्या है। अब नेक्स्ट डे युगुई ऑफिस जाती है और वहाँ जाते ही याद करने लगती है कि उसके नाना वहाँ काम कर रहे होते हैं। जब युगुई उनके पास आती है और वो उसे अपने गोद में बिठाकर कहते हैं, तुम्हें फ्यूचर में बहुत पढ़ाई करनी है और नंबर 1 हैकर बनना है। युगुई कहती है, फिर जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसकी कंपनी में अटैक कर दूंगी। उसके नाना कहते हैं, हमारा काम कंप्यूटर लर्न करके अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। हालांकि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जनरेशन तक चाइना कंप्यूटर में मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में उसके नाना हॉस्पिटल में होते हैं और उससे कहते हैं, मैंने अपना विल तैयार कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 22 साल की उम्र के बाद कंपनी मिल जाएगी। तुम्हें अपने नाना की कंपनी को प्रोटेक्ट करना होगा। युगुई रोते हुए कहती है, नाना जी आप मत जाइए, लेकिन उसके नाना की डेथ हो जाती है। युगुई ये याद कर रही होती है जब झिलान आती है और कहती है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं समझती जो तुमने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें कब यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा। तभी जिफान भी वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखकर युगुई सरप्राइज हो जाती है। जिफान कहता है, ये मत सोचना कि मेरा भाई तुमसे शादी कर रहा है तो तुम अपर क्लास में आ जाओगी। मेरे भाई को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। युगुई कहती है, तुम अपने भाई के कंपनी में ही क्यों नहीं जाते? जिलान कहती है, जिफान मेरी बहन इमेच्योर है, बुरा मत मानना। वो युगुई से कहती है, जिफान यहाँ मेंटर है, लेकिन हमारी कंपनी ने अभी एक बड़े हैकर को हायर किया है। जिफान कहता है, ये मेरे टीचर हैं, मैं तुम्हें श्याओ डू से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने हैकर कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। इन्हें टर्टल कहा जाता है। ये सुनकर युगुई हैरान होती है। तभी डू रुओ फे युगुई को देखकर खड़े हो जाते हैं। जिलान युगुई से कहती है, डैड ने स्पेशली इन्हें इनवाइट किया है टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। शियाओ डू खुद को पिंच करते हैं और कहते हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इधर जिलान युगुई से कहती है, अगर तुमने इन्हें ऑफेंड किया
तो तुम इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगी। लेकिन तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा जब तुम कोड भी नहीं जानती हो? जिफान ये सुनकर कहता है, युगुई, फिर तुम इस डिपार्टमेंट में कर क्या रही हो? मैं बता दूं कि मेरे टीचर को ये पसंद नहीं है कि कोई कनेक्शन का इस्तेमाल करके कुछ हासिल करे। तभी शियाओडू युगुई के पास आने लगते हैं और जिलान कहती है, युगुई, आज तो तुम गई। लेकिन तभी शियाओडू सडनली युगुई के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में आप हैं? ये देखकर जिलान और जिफान शॉक हो जाते हैं। शियाओडू उसकी आइडेंटिटी रिवील करने वाले होते हैं, लेकिन युगुई मना कर देती है। शियाओडू सोचते हैं, शायद मैडम नहीं चाहती कि किसी को इनके बारे में कुछ पता चले। वो खड़े हो जाते हैं। फिर जिफान पूछता है, टीचर क्या आप इसे जानते हैं? शियाओडू कहता है, ये कंपनी इनके नाना की है और मैं यहाँ नया टेक्नीशियन हूँ, तो मैं इन्हें कैसे नहीं जानूंगा। तभी वो युगुई को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिलान जिफान से कहती है, क्या युगुई के नाना इतने कैपेबल थे? जिफान कहता है, बिल्कुल, सिर्फ टर्टल ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रैंड डॉटर को कुछ भी नहीं आता है। इधर शियाओ युगुई के साथ केबिन में होते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? युगुई कहती है, मेरे नाना ने मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छोड़े हैं, क्या तुम जानते हो वो कौन से डॉक्यूमेंट है? शियाओ कहते हैं, मेरा कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स खुद देख सकती हैं। युगुई ट्राई करती है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती है। वो कहती है, पता नहीं इस फाइल में क्या है। जब तक मैं चेयरमैन नहीं बन जाती तब तक शायद इसे ओपन नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ चेयरमैन अथॉरिटी ओपन कर सकती है। उसी टाइम जिफान आता है और उसे एक एग्रीमेंट देकर कहता है, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, ये एंगेजमेंट तोड़ने की एग्रीमेंट है, इस पर साइन करो और फिर तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। युगुई सोचती है, अगर मैंने साइन किया तो डैड मुझे कंपनी नहीं देंगे। वो पूछती है, जोंग कहाँ है? जिफान कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी शियाओ उसे मारते हुए कहते हैं, जल्दी बताओ वो कहाँ है? जिफान पूछता है, आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बताता हूँ। दूसरी तरफ जोंग अपनी आंटी के साथ प्राइवेट रूम में बैठे होते हैं। उनकी आंटी पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारा अफेयर चल रहा है, कौन है वो? तुम उसके लिए मिस शेन से एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है इस वजह से मॉम बीमार हो गई हैं। जोंग कहते हैं, आपकी उम्र भी तो 40 से ज्यादा हो गई है और आपने भी शादी नहीं की है। इधर युगुई फौरन जोंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस प्राइवेट रूम में जोंग किसी से बात कर रहे हैं। युगुई जोंग को देखकर कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आंटी कहती है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें, मॉम को फिर से गुस्सा मत दिलाना, मेरे साथ चलो और शादी करो। ये सुनकर युगुई गलत समझ लेती है और कहती है, कहीं ये इससे शादी तो नहीं करना चाहती? आंटी जोंग का कॉलर पकड़ लेती है और सडनली युगुई जोंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, ये मेरा है। आंटी कहती है, तो तुम हो वो लड़की? युगुई कहती है, हाँ मैं ही हूँ वो। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। आप अपनी उम्र के किसी को ढूंढ लीजिए। जोंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर युगुई उन्हें मौका नहीं देती। युगुई आंटी से कहती है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्या आपके अंदर मैनर्स नहीं है? अपने अच्छे लुक्स का फायदा मत उठाइए, यहाँ से चले जाइए। आंटी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और अपना बैग उठाकर जोंग से कहती है, ये लड़की काफी अच्छी है। फिर वो चली जाती है। युगुई जोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जोंग स्माइल करते हैं। युगुई कहती है, हंसो मत, लड़कों को भी खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। युगुई जाने लगती है, लेकिन जोंग भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वो पूछती है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जोंग कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम करने क्या जा रही हो। युगुई परेशान होकर वॉशरूम में घुस जाती है और दूसरे डोर से बाहर निकलती है, लेकिन जोंग उधर से भी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें एक बार जाने दिया था, क्या तुम सारी जिंदगी भाग पाओगी? युगुई पूछती है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? जोंग कहते हैं, लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ डिनर नहीं किया था, अब मेरे साथ चलो। युगुई कहती है, मुझे काम है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में जोंग उसे घर ड्रॉप करने जाते हैं। युगुई कार से निकलने वाली होती है, लेकिन जोंग कहते हैं, तुमने मुझे रेसिडेंशियल एरिया में रुकने को कहा, तुम नहीं चाहती कि मुझे पता चले तुम कहाँ रहती हो? युगुई कहती है, मैंने अभी तक एंगेजमेंट तोड़ी नहीं है। तो जोंग उसे किस करने लगते हैं। इधर तियानहुओ और जिलान उसी एरिया में बात करते आ रहे होते हैं। जिलान तियानहुओ से कहती है, आज मैंने देखा कि जिफान युगुई को एक एग्रीमेंट दे रहा था। मिस्टर फेई, ये एंगेजमेंट जरूर तोड़ देंगे और जिफान से मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। उसने ये भी बताया कि मिस्टर फेई किसी को पसंद करते हैं। तियानहुओ कहते हैं, इसलिए वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं और ये युगुई हमें धोखा दे रही है। तभी उसकी नजर जोंग की कार पर जाती है और उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। उसी टाइम युगुई उन दोनों को देख लेती है और छुपने की कोशिश करती है। वो जोंग से कहती है, मेरे डैड हमें देख लेंगे। जोंग मन में कहते हैं, इस कार की विंडो से कोई कार के अंदर नहीं देख सकता। जिलान कार को टच करती है, लेकिन तियानहुओ कहता है, ये कार हम सारी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। युगुई जोंग से पूछती है, क्या वो लोग गए? जोंग कहते हैं, वो अब भी यही हैं।
क्या तुम मुझे पसंद करती हो? युगुइना कहती है। तो जोंग कहते हैं, उस रात तो तुम्हें मैं अच्छा लग रहा था। वो उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हैं और युगुई उन्हें टच करने लगती है, पर जैसे ही वो होश में आती है और कार से निकल जाती है, जोंग कहते हैं, तुम्हें जल्दी एंगेजमेंट तोड़नी होगी। युगुई कहती है, उसके लिए मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है और जोंग कहते हैं, ये तो बहुत लंबा टाइम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि युगुई घर जाती है तो तियाना हुआ पूछता है, क्या सच में मिस्टर फेई एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं? युगुई पूछती है, आपको ये किसने कहा? जिलान कहती है, मैंने खुद वो एग्रीमेंट देखा है। तुम बस झूठ बोलकर डैड से कंपनी लेना चाहती हो। युगुई कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं 22 साल की होने वाली हूँ और वो कंपनी मेरी ही है। जिलान कहती है, फिर जिफान ने जो डॉक्यूमेंट तुम्हें दिए वो क्या है? युगुई तियानाहुओ को कुछ पेपर्स देती है और कहती है, यही वो पेपर्स है जो उसने मुझे दिए। उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। अब तक 56 बार सिस्टम पर अटैक हुआ है। अगर हमारी टेक्निकल डायरेक्टर जिलान हमेशा क्लबिंग नहीं कर रही होती तो ऐसा नहीं होता। जिलान शॉक हो जाती है और कहती है, तुम बकवास कर रही हो। डैड मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। लेकिन तियानाहुओ गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट हैंडल करने को दिया था, तुमने उसे ऐसे हैंडल किया है। अगर तुमने अब कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब गुस्से में जिलान युगुई से कहती है, तुम ज्यादा खुश मत होना, मैं उस दिन का वेट करूंगी जिस दिन मिस्टर फेई एंगेजमेंट तोड़ेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में युगुई को जिफान दोबारा कहता है, क्या तुमने वो एग्रीमेंट साइन किया? युगुई कहती है, वो फट गई। जिफान कहता है, मुझे पता था, तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो उसे दूसरा एग्रीमेंट देकर बोलता है, इसे फील करो और तुम जितना चाहे कंपनसेशन ले सकती हो। मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूँ। युगुई कहती है, मुझे थोड़ा और टाइम दो। जिफान पूछता है, और कितना टाइम चाहिए? युगुई कहती है, बस 1 मंथ। जिफान कहता है, तुम मजाक कर रही हो? युगुई कहती है, अगर मिस्टर फेई एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो खुद आकर मुझसे मिले। तभी जिलान बहुत सारी फाइल लेकर आती है और युगुई से कहती है, कल जब तुमने डैड को मेरे बारे में बताया तो मुझे याद आया कि मैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ और तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस पर काम करना चाहिए। तो जाओ और इन सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में ऐड करो। तभी शियाओडू आकर वो सारी फाइल ले लेते हैं। जिलान कहती है, ये काम आपके लिए नहीं है, मगर शियाओडू सारी फाइल्स जिफान को दे देते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ जिफान ये करे ताकि इसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो। फिर जिलान युगुई को पेन ड्राइव देकर कहती है, मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज कर दो। शियाओ वो काम भी जिफान को दे देते हैं। शियाओडू कहते हैं, आगे कोई भी काम हो तो जिफान से कहना, वो बिल्कुल फ्री है। जिफान कहता है, टीचर मैं बहुत बिजी हूँ। मगर शियाओ कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिलान कहती है, कहीं आप युगुई का साथ इसलिए तो नहीं दे रहे क्योंकि आपने सुना है कि ये मिस्टर फेई से शादी करने वाली है? जिफान कहता है, क्या युगुई तुम मेरे भाई का फायदा उठा रही हो? मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जिनमें कोई एबिलिटी ना हो और वो कनेक्शन का फायदा उठाएं। शियाओ कहते हैं, चुप हो जाओ, अगर इनमें एबिलिटी नहीं है तो हम तो फिर इडियट्स हैं। उसी टाइम कंपनी के सर्वर को फिर से कोई हैक करने की कोशिश करता है। सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी ये काम हो नहीं पाता है। शियाओ भी कहते हैं, ये हैकर कंपटीशन में 9वीं पोजीशन में था और मैं 12वीं में। ये अब भी मुझे बुली कर रहा है। जिफान कहता है, पिछली बार जब सिस्टम हैक हुआ था तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो गया था। तभी युगुई शियाओ से कहती है, मुझे ये करने दो। जिलान कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये हैकर जो भी है वो हैकर लीडर बोर्ड में 9वीं पोजीशन पर है। शियाओ युगुई को बैठने के लिए कहते हैं तो जिलान कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे कुछ नहीं आता है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। शियाओ कहते हैं, तो ठीक है, हम बस परे हुए ये सब होते देखते रहते हैं। युगुई चेयर पर बैठ जाती है और हैकर को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तभी हम उस हैकर को देखते हैं जो सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका सीक्रेट नेम जीरो होता है। जीरो कहता है, आज मैं तुम्हारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद कर दूंगा। इधर जिलान युगुई से कहती है, मैं डैड को सब बता दूंगी कि आज क्या हुआ, फिर वो तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन तभी युगुई उस हैकर को ब्लॉक कर देती है और सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। जिफान कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हैकर हो। वो जीरो तो पक्का गुस्से में होगा। दूसरी तरफ जीरो सच में शॉक होता है और कहता है, ये शियाओ डू इतना पावरफुल कैसे हो गया? जरूर उसने टर्टल से हेल्प ली होगी। इधर युगुई कहती है, मैंने कंपनी फायरवॉल को मॉडिफाई कर दिया है, अब अगर उसने दोबारा अटैक किया तो हम उसे ट्रैक कर पाएंगे। जिफान पूछता है, तुम तो कंट्री साइड से हो ना, तुमने ये कैसे किया? युगुई कहती है कि सन ने कहा कि कंट्री साइड में रहने वाले खुद से कंप्यूटर नहीं सीख सकते। जिफान कहता है, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी तुम टीचर से बेटर कैसे हो सकती हो? वो जीरो भी 9वीं पोजीशन में था। कोई ऑर्डिनरी लड़की इस प्रॉब्लम को इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकती। उसे डाउट होने लगता है, लेकिन तभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शियाओ यूएसबी ड्राइव निकाल कर कहते हैं, युगुई मेरे टीचर टर्टल की ये यूएसबी ड्राइव लेकर आई थी जिसमें एंटी इंट्रूजन प्रोग्राम है। जिलान कहती है,
अच्छा, तो ये प्रॉब्लम टर्टल की वजह से सॉल्व हुई है। मैं भी सोचूं कि युगुई में ऐसी एबिलिटी कैसे आई। शियाओ कहते हैं, आज हमने जीरो को मात दी है, चलो आज बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब अगले सीन में सब लोग बार में जाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी शियाओ एक ही ड्रिंक में बेहोश हो जाते हैं। बाकी सब भी अपना अपना एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन जिलान युगुई से जेलस हो रही होती है। अब युगुई और जिफान अकेले बैठे होते हैं। जिफान उससे कहता है, मैं जानता हूँ टर्टल के यूएसबी ड्राइव को स्टार्ट करना आसान नहीं है। तुम सच में टैलेंटेड हो, तुम चिंता मत करो। मैं भाई से तुम्हारे बारे में बात जरूर करूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि उनसे मिलकर तुम ये एंगेजमेंट कर पाओगी। उसी टाइम वहाँ जोंग भी आ जाते हैं और असिस्टेंट जिफान को देखकर कहते हैं, ये तो जिफान है। जोंग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन युगुई को देखने से पहले ही युगुई के सामने कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं और जोंग वहाँ से चले जाते हैं। इधर कुछ लोग युगुई से कहते हैं, हमने सुना है कि आप 22 साल की होने वाली है और कंपनी को ओवरटेक करने वाली हैं। मिस्टर फेई भी आपके साथ हैं। आप दोनों के कोलैबोरेशन से कंपनी बहुत आगे जाएगी। जिलान ये सुनकर जेलस होती है और तुरंत आकर बोलती है, क्यों ना हम सब डांस करें। युगुई कहती है, मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। युगुई चली जाती है और जिलान कहती है, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। अब हम देखते हैं कि युगुई ड्रिंक करने जाती है और जोंग उसे वहाँ देख लेते हैं। तभी एक लड़का युगुई के पास आता है और कहता है, क्या हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। युगुई कहती है, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ ड्रिंक नहीं करती। वो लड़का चला जाता है। फिर जोंग उसे मैसेज करके पूछते हैं, तुम कहाँ हो। युगुई रिप्लाई करती है, मैं कंपनी में ओवरटाइम कर रही हूँ। जोंग सोचते हैं, झूठी फिर झूठ बोल रही है। उसी टाइम जिलान वेटर को इशारा करती है और वेटर युगुई के ड्रिंक में ड्रग मिला देता है। युगुई ड्रिंक पीने वाली होती है, मगर उसे डाउट हो जाता है। वो साइड आइज से जिलान को भी वहाँ देख लेती है। फिर वो ड्रिंक करने का नाटक करती है और जाने लगती है। तभी वो चक्कर आने का नाटक करने लगती है। जिलान वेटर को इशारा करती है और वेटर युगुई से कहता है, मिस क्या आप ठीक हैं? चलिए मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। वो उसे ले जाता है। जिलान मन में बोलती है, जब मिस्टर फेई को पता चलेगा कि तुम किसी और आदमी के साथ अफेयर कर रही हो तो ये एंगेजमेंट तो टूट कर रहेगी। जोंग ये सब देखते हैं और फौरन युगुई के पीछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेटर युगुई को उसी लड़के के पास ले जाता है और वो लड़का युगुई को कमरे में ले जाता है। जोंग उसे देख लेते हैं और कमरे से चीखने की आवाज आती है। तभी जोंग फौरन कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी बेहोश पड़ा है। युगुई पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोंग कहते हैं, मैंने सोचा था कि मैं हीरो की तरह तुम्हें बचाऊंगा। युगुई कहती है, तुम सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते थे। जोंग देखते हैं वहाँ एक और ड्रिंक रखी थी। वो उसे खुद पी लेते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। ये बोलकर वो युगुई को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिलान जिफान के पास जाती है और कहती है, जिफान मैंने युगुई को एक आदमी के साथ कमरे में देखा है, तुम्हें जाकर उन्हें पकड़ना होगा। जिफान शॉक हो जाता है और कहता है, आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा और फिर ये एंगेजमेंट टूट जाएगी। वो जिलान और कुछ लोगों के साथ उस कमरे के सामने आता है। इधर युगुई उन लोगों की आवाज सुनकर जोंग से कहती है, बाहर कोई है, मेरे फियांसे का भाई भी यहाँ है। जोंग कहते हैं, लगता है तुम अब भी एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती। ये बोलकर वो उसे वापस किस करने लगते हैं। अब जिफान कहता है, युगुई डोर ओपन करो, लेकिन वो दोनों डोर ओपन नहीं करते हैं। तो जिफान डोर को किक मारकर ओपन कर देता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अंदर वो आदमी बेहोश होता है और जोंग वहाँ नहीं होते। जिफान कहता है, जिलान तुमने तो कहा था कि युगुई का अफेयर चल रहा है। तभी युगुई आती है और उसे देखकर जिलान शॉक हो जाती है। युगुई उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरी ड्रिंक चेंज की और इस आदमी के साथ मुझे पकड़वाना चाहती थी। वो उसे दोबारा थप्पड़ मारती है और बोलती है, अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें जान से मारने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। अब वो जिफान से कहती है, तुम मुझे पकड़ने आए थे ना। जिफान डर कर कहता है, ये सब जिलान ने मुझे कहा था, तुम मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना, तुम जल्दी वो एग्रीमेंट साइन करो। ये बोलकर जिफान फौरन भाग जाता है। बाकी सब भी चले जाते हैं। फिर जिलान युगुई से कहती है, मैं डैड को बता दूंगी कि मिस्टर फेई अब भी तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। ये बोल के वो भी चली जाती है और फिर युगुई वॉशरूम की तरफ देखकर कहती है, पता नहीं वो कैसा होगा। वॉशरूम के अंदर हम देखते हैं कि जोंग बाथटब में होते हैं और याद करते हैं कि जब वो युगुई को किस कर रहे थे तो उसने क्या कहा था। वो कहती है, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। उसकी बात मानकर फिर जोंग वॉशरूम में छुप जाते हैं। जोंग मन में कहते हैं, आज नहीं तो कल उसे मेरा होना ही होगा। दूसरी तरफ युगुई घर आती है और सोचती है, अगर डैड ने मुझे कंपनी नहीं दी तो मुझे कुछ करना ही होगा। तभी त्यानहुओ ची शुयाओ नाम के आदमी के साथ आते हैं और युगुई से कहते हैं, युगुई अगर मिस्टर फेई तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ची ग्रुप के प्रेसिडेंट शुयाओ को पसंद कर लिया है। शुयाओ युगुई को देखकर कहता है, हम कुछ सालों पहले मिले थे और मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारी शादी मिस्टर फेई से हो रही है तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। फिर मैंने सुना कि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है तो मैं रिश्ता लेकर आ गया। युगुई हैरान हो जाती है। त्यानहुओ कहता है, हमने तुम्हारे नाना जी की प्रॉपर्टी इन्हें डॉरी के रूप में देने का सोचा है। युगुई कहती है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसका डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी मेरी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हुई है। शुयाओ कहता है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। त्यानहुओ
त्यानहुओ कहता है, युगुई तुम मना नहीं कर सकती। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगा। तभी 2 बॉडीगार्ड आते हैं और त्यानहुओ कहता है, ये गार्ड मिस्टर ची ने तुम्हारे लिए अपॉइंट किया है। शुयाओ कहता है, ये स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड सोल्जर्स हैं जो तुम्हें गार्ड करेंगे ताकि तुम भाग ना सको। मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर वो चले जाता है। युगुई मन में कहती है, इसके पास बिलियंस की प्रॉपर्टी है, इसका टारगेट मैं तो नहीं हूँ। जरूर नाना ने कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे ये लोग पाना चाहते हैं। आखिर नाना ने मेरे लिए छोड़ा क्या है? सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि युगुई घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर गार्ड खड़े होते हैं। तभी त्यानहु आकर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? शादी से पहले तुम बाहर नहीं जा सकती। उसी टाइम शुयाओ आ जाता है और कहता है, युगुई क्या मेरे साथ लंच पर जाना चाहोगी? युगुई सोचती है, पहले इसके साथ बाहर जाना ही सही है। युगुई उसके साथ चली जाती है। अब हम जोंग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आते हैं और उसी रेस्टोरेंट में युगुई और शुयाओ भी आ जाते हैं। जोंग दोनों को साथ देख ले। शुयाओ कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वेटर उसका हाथ पकड़कर कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है आप मुझे छोटा आदमी समझ रहे हैं। मैं बता दूं कि मेरे लिए पैसे से ज्यादा डिग्निटी प्यारी है। शुयाओ कहता है, तुम पागल हो क्या? मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वेटर उसे नहीं छोड़ता है। तभी वहाँ जोंग आ जाते हैं और युगुई उनके पास जाती है। जोंग उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। शुयाओ दोनों को देखता है और युगुई उससे कहती है, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शुयाओ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तो उसे प्रूफ देने के लिए युगुई जोंग को किस कर लेती है और शुयाओ के होश उड़ जाते हैं। फिर युगुई जोंग के साथ चली जाती है और इधर वेटर शुयाओ को नहीं छोड़ता है। इधर कार में जोंग युगुई को किस कर रहे होते हैं। फिर उससे पूछते हैं, क्या वो तुम्हारा फियांसे था? युगुई कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जोंग कहते हैं, हाँ तुम मेरी हो। तभी दोनों देखते हैं कि शुयाओ अब उनका पीछा करने लगता है। जोंग ड्राइवर से कहते हैं, जल्दी गाड़ी चलाओ और क्लब चलो। हम देखते हैं कि दोनों क्लब पहुंच जाते हैं और शुयाओ भी वहां आ जाता है। वो युगुई से कहता है, देखो, अगर नेक्स्ट सीन में दोनों कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। तभी युगुई 2 लड़कियों को बात करते सुनती है कि शुयाओ इस गेम का चैंपियन है। ये सुनकर वो जोंग से पूछती है, क्या तुम ये कर पाओगे? जोंग कहते हैं, क्या तुम्हें डर है कि मैं हार गया तो हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा? तुम बस देखो क्या होता है। इसके बाद उनके और शुयाओ के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि दोनों काफी अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन एंड में जोंग के पास 3 डार्ट बचते हैं और उन्हें बुलसाई पर शॉट लगाना होता है। शुयाओ खुद बुलसाई पर शॉट लगा देता है और जोंग से कहता है, तुम्हारे पास भले ही 3 डार्ट हों, लेकिन तुम निशाना नहीं लगा पाओगे, तुम हारने वाले हो। अब बारी जोंग की होती है और युगुई उन्हें वाटर देती है। वो शुयाओ को देखते हुए पानी पीते हैं और उसे देखते देखते ही डार्ट पर निशाना लगा देते हैं। ये देखकर शुयाओ को सदमा लग जाता है। युगुई आकर शुयाओ से पूछती है, क्या अब तुम अपना वादा पूरा करोगे? शुयाओ कहता है, मैंने कब कहा कि मैं एक ही गेम खेलूंगा? आज मैंने वार्म अप भी नहीं किया था, इसलिए ये जीत गया। नेक्स्ट राउंड में मैं नहीं हारने वाला। जोंग कहते हैं, ठीक है, चलो अगला राउंड खेलते हैं। दोनों फिर से खेलते हैं और इस बार भी जोंग जीत जाते हैं। फिर युगुई शुयाओ से कहती है, तुम जाओ और साल भर प्रैक्टिस करके आओ, फिर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कंपटीशन करना। शुयाओ वहाँ से एम्बेरस होकर चला जाता है। फिर युगुई जोंग से कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खेलते हो। जोंग कहते हैं, मुझे अपना हाथ दो, आज मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ। जब वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो अपने पैरों से उसके प्राइवेट पार्ट में लात मारना, इससे वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। युगुई समझ जाती है। अब जोंग उसे घर ड्रॉप करने आते हैं और जाते जाते युगुई उनसे कहती है, मैं जल्दी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। जोंग चले जाते हैं और इधर जब युगुई घर में एंटर करती है तो उसे शुयाओ मिल जाता है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयाओ कहता है, मैंने इस बारे में सोचा कि अगर तुम उसे पसंद करती भी तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो वो हमारे बीच इंटरफेयर नहीं कर सकता। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और अगर तुम्हारे बच्चे भी हो जाएं तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर वो सडनली युगुई को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन युगुई को जोंग की सिखाई हुई ट्रिक याद आती है और वो उसे वैसे ही मारती है। खुयाओ की हालत पतली हो जाती है और वो चिल्लाता है। तभी शेन फैमिली बाहर आ जाती है और उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। युगुई की मॉम युगुई से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी जिलान कहती है, युगुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर क्यूई पर हाथ उठाने की? क्या तुम जीना नहीं चाहती? युगुई कहती है, ये है जो जीना नहीं चाहता। खुयाओ, अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगी। त्यानहुओ कहता है, युगुई फेई फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ दी है, लेकिन मिस्टर क्यूई तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसके लिए तुम्हें इनका एहसानमंद होना चाहिए। खोयाओ कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ लो और कहता है, अब एंगेजमेंट नहीं सीधे वेडिंग होगी, वो भी अगले 3 दिन में। त्यानहुओ कहता है,
3 दिन में युगुई का बर्थडे भी है, तब मैं कंपनी सीधे आपके नाम ट्रांसफर करवा दूंगा। युगुई कहती है, मैं शादी कर लूंगी लेकिन नाना की कंपनी मुझे मिलनी चाहिए। खुयाओ, तुम्हारे पास बिलियंस की प्रॉपर्टी है, उम्मीद है तुम मेरे नाना की कंपनी नहीं छीनोगे। खुयाओ सोचता है, इसके नाना ने जो इसके लिए छोड़ा है वो मेरा है, लेकिन अगर मैंने मना किया तो ये मुझसे शादी नहीं करेगी। ये सोचकर वो युगुई की बात मान लेता है। जिलान कहती है, शादी तक युगुई और इसकी माँ का फोन छीन लो ताकि ये कुछ गड़बड़ न करे। उन दोनों का फोन सच में छीन लिया जाता है और फिर खुयाओ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युगुई और उसकी मॉम परेशान बैठे होते हैं। उसकी मॉम कहती है, अब हम क्या करें? तुम्हारे डैड ने कहा है तुम्हें कल वेडिंग ड्रेस पसंद करनी होगी। युगुई कहती है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। उसकी मॉम कहती है, इस बार ऐसा नहीं होगा, डैड ने जो तुम्हारे लिए छोड़ा है वो उन्हें नहीं मिल सकता। युगुई कहती है, हमें वेडिंग तक का वेट करना होगा। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि पहले मुझे नाना की कंपनी चाहिए। एक बार कंपनी मेरे नाम पर हुई तो ये शादी फिर नहीं होगी। इसके लिए पहले मुझे अपना फोन लेना होगा। अब सीन बदलता है और युगुई ड्रेस चूज करने के लिए जाती है। जिलान और बाईजू भी उसके साथ होते हैं। अब जिलान कहती है, तुम्हें यहाँ जो पसंद आए वही पिक कर लो। फिलहाल शादी बहुत जल्दी हो रही है तो तुम्हारे लिए स्पेशल वेडिंग ड्रेस कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। बाईजू कहती है, अगर कुछ लूज हुआ तो तुम उसे खुद सिल लेना और अगर टाइट हुआ तो कुछ दिन भूखे रहकर वजन कम कर लेना। युगुई की मॉम को गुस्सा आता है तो वो कहती है, युगुई फैमिली की बड़ी बेटी है, तुम लोग इसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो? जिलान कहती है, हम तो इसके भले के लिए कह रहे हैं। 3 दिन में शादी है तो अच्छा यही होगा कि यहीं से कुछ पिक कर लो। वो युगुई से कहती है, मिस्टर फेई ने तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ दी है और मिस्टर क्यूई तुमसे शादी करने वाले हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। जाओ और ड्रेस ट्राई करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। उन लोगों की बात सुनकर युगुई को गुस्सा आता है और इसलिए वो जिलान के ऊपर टी फेंक देती है। जिलान और बाईजू शॉक हो जाते हैं। जिलान चिल्लाकर कहती है, ये तुमने क्या किया? युगुई कहती है, तुम लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मुझे बुली करोगे। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं वेडिंग में नहीं आई तो देखते हैं। तुम डैड को क्या एक्सप्लेन करती हो? जिलान कुछ नहीं कर पाती और बाईजू के साथ कपड़े साफ करने चली जाती है। उसके जाने के बाद युगुई फीमेल असिस्टेंट से कहती है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? असिस्टेंट कहती है, सॉरी लेकिन जिलान ने हमें कहा है कि आप फोन वगैरह यूज नहीं कर सकती। युगुई सोचती है, वो कितनी चालाक है। फिर वो ड्रेस चूज करने चली जाती है। अब हम जोंग को देखते हैं जो उसी जगह अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने आए होते हैं। वो मन में कहते हैं, इतने दिन हो गए हैं, न उसने कॉल किया न मैसेज का रिप्लाई दिया। वो गई कहाँ? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है? तभी उन्हें युगुई जाती हुई दिखती है और वो सोचते हैं तो ये यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। वो फौरन उसके पीछे जाते हैं। इधर युगुई चेंज करने वाली होती है लेकिन तभी जोंग आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। तभी जोंग उसे किस करने लगते हैं। दोनों पर्दे के पीछे होते हैं और बाहर एक सेल्स गर्ल उनकी आवाज सुनकर हैरान होती है। वो पूछती है, मिस क्या आप ठीक हैं? जोंग हाथ बाहर निकालकर ओके का इशारा कर देते हैं और वो चली जाती है। इसके बाद युगुई जोंग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोंग कहते हैं, तुम एंगेजमेंट तोड़ने वाली थी ना, तो तुम ड्रेस ट्राई करने कैसे आई हो? वो कहती है, खुयाओ मुझे शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा है। 2 दिन में मेरी शादी है, उसने मेरा फोन भी ले लिया है। जोंग मन में कहते हैं, इसलिए ये रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तभी युगुई उनसे उनका फोन मांगती है और उनके फोन से कुछ कोडिंग करने लगती है। फिर वो जोंग से कहती है, क्या 2 दिन बाद आकर तुम ब्राइड को भगाना चाहोगे? जोंग कहते हैं, मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ। युगुई कहती है, मैं अभी नहीं जा सकती, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, उसके लिए शादी तक का वेट करना ही होगा। जोंग कहते हैं, ठीक है लेकिन ये तुम्हारी ड्रेस बहुत खराब है। अब वो जाते हैं और उसके लिए स्पेशली कस्टमाइज ड्रेस लेकर आते हैं। वो कहते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, इसे पहनकर मेरे आने का वेट करना। उसी टाइम जिलान और बाईजू वहाँ आ जाते हैं और जिलान कहती है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी बाहर आओ। युगुई शॉक हो जाती है। फिर बाईजू कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाग गई? जिलान फौरन पर्दा हटाकर देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि युगुई ने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। जोंग वहाँ से भाग चुके होते हैं। जिलान कहती है, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, मानो तुम्हारे लिए ही बनी हो। युगुई सोचती है, उसे मेरा साइज याद था। सीन बदलता है और जोंग दादी के पास होते हैं। दादी कहती है, परसों युगुई का बर्थडे है और मैं अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती, लेकिन तुम क्या उसे गिफ्ट दे सकते हो? जोंग कहते हैं, उस दिन मुझे एक बहुत जरूरी काम है। दादी कहती है, अगर तुमने युगुई को खो दिया तो रिग्रेट करोगे। जोंग मन में कहते हैं, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे रिग्रेट क्यों होगा? सीन चेंज हो जाता है और वेडिंग का दिन आता है जहाँ सारी तैयारी हो चुकी होती है। इधर युगुई भी रेडी हो जाती है। तभी उसकी मॉम आकर परेशान होकर बोलती है, शादी होने ही वाली है, क्या तुम सच में ये शादी कर लोगी? तुम चिंता मत करो, मैंने तैयारी कर ली है। वो उसे एक चाकू और पॉइजन दिखाती है। तभी खुयाओ वहाँ आ जाता है और युगुई की मॉम फौरन उन दोनों चीजों को छुपा लेती है। इधर खुयाओ शॉक होकर बोलता है, वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो। युगुई पूछती है, क्या इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट रेडी है? खुयाओ उसे वो एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम साइन कर दो। युगुई साइन करने वाली होती है लेकिन खुयाओ उसे रोक कर कहता है, तुम ये शादी के बाद करोगी? युगुई कहती है, क्या
क्या तुम्हें डर है कि मैं एग्रीमेंट लेकर भाग जाऊंगी? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है? खुयाओ कहता है, तुम सही कह रही हो, आज तुम भाग नहीं सकती। खुयाओ उसे साइन करने देता है और फाइनली कंपनी उसे मिल जाती है। अब खुयाओ कहता है, साइन हो गया है, तो चलो अब शादी करते हैं। इधर युगुई काउंटिंग शुरू कर देती है। झेलान कहती है, तुम भागने की सोचना भी मत, हमारे आदमी चारों तरफ खड़े हैं। तियानहुओ कहता है, तुम चाहो या न चाहो तुम्हें शादी करनी ही होगी। फिर जैसे ही युगुई एक काउंट करती है, खुयाओ को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है। वर्ल्ड की नंबर 1 हैकर ने सिस्टम पर अटैक कर दिया है। उसने कहा है कि अगर आप चाइना वापस नहीं गए तो वो कंपनी टेक ओवर कर लेगी और मोस्ट क्रिटिकल डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। युगुई याद करती है कि उसने जोंग के फोन से खुयाओ के सिस्टम में एक टाइम वायरस फिक्स कर दिया था। वो मन में कहती है, मैं नहीं मानती कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में ये शादी करना चाहेगा। लेकिन खुयाओ युगुई से कहता है, पहले शादी ही होगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी है, उसकी मार्केट वैल्यू 10 बिलियन है। तुम्हारे सिस्टम पर अटैक हुआ है जिससे पूरा डेटा खत्म हो सकता है, स्टॉक प्राइस गिर सकते हैं। तुम अपने शेयर होल्डर को क्या कहोगे? खुयाओ कहता है, चाहे आसमान गिर जाए, पहले तो मैं शादी ही करूंगा। युगुई सोचती है, मेरे नाना की कंपनी के लिए ये अपनी कंपनी भी दांव पर लगाने को तैयार है। वो चीज बहुत कीमती होगी जो नाना ने मेरे लिए छोड़ी है। अब बचने का एक ही तरीका है, क्या वो मुझे लेने आएगा? त्यानहुओ कहता है, युगुई हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चुपचाप खुयाओ के साथ चलो। तभी युगुई की मॉम कहती है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम लोग युगुई से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर त्यानहुओ उसे पुश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि खुयाओ युगुई को जबरदस्ती वेडिंग सेरेमनी के लिए ले जाता है और बाइजू युगुई की मॉम से कहती है, तुमने इतनी अच्छी बेटी को परवरिश दी, अब हम इसकी मदद से अपनी छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी बना सकते हैं। युगुई की मॉम रोते हुए कहती है, पहले तुम लोगों ने डैड की कंपनी को ओवरटेक कर दिया, अब मेरी बेटी को भी बेचना चाहते हो। तुम दोनों को कभी अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, आज नहीं तो कल तुम लोगों को सजा मिलेगी ही। इधर वेडिंग के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जोंग भी वहाँ आ रहे होते हैं। असिस्टेंट उनसे पूछते हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वो कहते हैं, ब्राइड की किडनैपिंग। इधर युगुई खुयाओ को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और सब शॉक हो जाते हैं। युगुई सोचती है, क्या वो आज आएगा? तभी खुयाओ कहता है, कहीं तुम अपने उस बॉयफ्रेंड का तो वेट नहीं कर रही? यहाँ मिस्टर फेई के अलावा कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, तो भागने का इरादा छोड़ दो। रिचुअल्स फिर से शुरू होने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोंग आ जाते हैं और सबके सामने कहते हैं, मैं ब्राइड को लेने आया हूँ। उन्हें देखकर युगुई खुश हो जाती है और शेन फैमिली को झटका लगता है। जोंग युगुई के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़कर आसानी से उसे लेकर भाग जाते हैं। खुयाओ अपने आदमियों से कहता है, तुम सब देख क्या रहे हो, जाओ उनका पीछा करो। तो त्यानहुओ कहता है, वो फेई जोंग है। खुयाओ कहता है, ये कैसे हो सकता है? खुयाओ त्यानहुओ का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुमने तो कहा था कि वो युगुई से शादी नहीं करना चाहता। त्यानहुओ कहता है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तभी खुयाओ को कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया है और अब कस्टमर्स उससे सवाल कर रहे हैं। स्टॉक के प्राइस भी पूरी तरह गिर गए हैं। ये सुनते ही खुयाओ तुरंत चला जाता है और शेन फैमिली हेल्पलेस हो जाती है। दूसरी तरफ जोंग युगुई को बाहर ले जाते हैं और युगुई उनसे कहती है, तुम सच में आ गए? जोंग कहते हैं, तुम मेरी ब्राइड हो तो तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए। युगुई कहती है, खुयाओ इतना पावरफुल है, फिर भी तुमने ओपनली मुझे भगा लिया। तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है? जोंग कहते हैं, यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है और मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई है, तो अब मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाने ले जाऊंगा। तुम उन्हें बहुत पसंद आओगी। ये सुनकर युगुई शॉक हो जाती है और कहती है, तुम इंगेज थे? तुम्हारा सरनेम फेई है ना? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जोंग कहते हैं, मेरा नाम फेई जोंग है। युगुई शॉक हो जाती है। जोंग कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था। युगुई उन्हें बात पूरी नहीं करने देती और उन पर उन्हीं की ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करती है, लेकिन जोंग खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं, ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। युगुई कहती है, तुम्हें मेरा नाम पता है? मैं युगुई हूँ। वापस आने के बाद मैंने तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की और तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। ये जानकर जोंग भी हैरान हो जाते हैं। युगुई पूछती है, मैंने जिफान को भी कहा कि मुझे तुमसे मिलवाए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिलने के लायक ही नहीं हूँ? तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे ना, तो ठीक है, मैंने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है और तुम्हें भेज भी दिया है। जोंग कहते हैं, तुम प्लीज गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। तभी उन्हें जिफान का कॉल आ जाता है और असिस्टेंट स्पीकर पर फोन रख देते हैं। जिफान कहता है, ब्रदर युगुई ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, अब आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। जोंग गुस्से में कहते हैं, उसे फाड़ कर फेंक दो। जोंग युगुई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन युगुई उनके पैर को हिट करने चली जाती है। असिस्टेंट कहते हैं, मिस्टर फेई, आप इतने टाइम से जिस लड़की को पाना चाहते थे वही आपकी फियांसे निकली। जोंग कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं माफी मांगने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम युगुई को देखते हैं जो गुस्से में कहती है, वो आदमी मुझे मनाने के लिए पीछे भी नहीं आया। वो खुयाओ तो अब तक चला गया होगा, पता नहीं मॉम कैसी होंगी। युगुई हॉल में जाती है और तभी त्यानहुओ, बाइजू और जिलान उसे हॉल में मिलते हैं और त्यानहुओ कहता है, युगुई तुम्हारा और मिस्टर फेई का रिश्ता तो काफी अच्छा चल रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। युगुई कहती है, मैंने खुद एंगेजमेंट तोड़ दी है,
ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। युगुई उन्हें एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है, मैंने इसमें साइन कर दिया है। तियानहुओ को गुस्सा आता है, लेकिन तभी युगुई की मॉम भी आती है और उसे डिवोर्स पेपर्स देकर कहती है, मैं इतने सालों से डिवोर्स लेना चाहती थी, अब इन पेपर्स पर साइन करो। तियानहुओ कहता है, तुम लोगों ने पहले कंपनी ले ली और अब तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर डिवोर्स चाहिए तो कंपनी मुझे वापस दो। युगुई कहती है, वो कंपनी आपकी कब से हो गई? वो मेरे नाना की थी और आप बस उसके टेम्परेरीली इंचार्ज थे। आप इस कंपनी को संभालने के लायक नहीं थे और कंपनी की बात नहीं होती तो मॉम कब का आपको डिवोर्स दे चुकी होती। जिलान कहती है, डैड ने उस कंपनी को इतने सालों तक संभाला है तो ये कंपनी डैड की ही होनी चाहिए। तियानहुओ कहता है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से खुयाओ की कंपनी भी बर्बाद हो गई। तुम्हें क्या लगता है इस सिचुएशन में मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? युगुई कहती है, ठीक है, फिर हम लीगल तरीके से डिवोर्स ले लेंगे। तियानहुओ कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर मैं तुम्हें एक बार सेल कर सकता हूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारी शादी किसी बुढ़े से करवा दूंगा। वैसे भी मिस्टर फेई से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है। तभी जोंग आ जाते हैं और कहते हैं कि सन ने कहा कि हमारी एंगेजमेंट टूट गई है। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जोंग आराम से बैठकर पूछते हैं, आप इसकी शादी किससे करवाने वाले थे? युगुई कहती है, मॉम मुझे सडनली किसी 70 से 80 साल के बुढ़े से ही शादी करने का मन कर रहा है। शेन फैमिली डर जाती है और तियानहुओ डरते हुए कहता है, युगुई की मॉम को डिवोर्स चाहिए था तो मैंने बिना सोचे समझे ऐसा कह दिया। युगुई की मॉम कहती है, इतने सालों से तुम्हारी एक मिस्ट्रेस थी, तुम दोनों की एक बेटी भी है और तुम लोगों ने आज तक मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया। बाईजू रोने का नाटक करते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है। मैं यहाँ से जाने के बाद तियानहुओ से फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। युगुई की मॉम बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों साथ रहो या न रहो, लेकिन आज हमारी शादी खत्म होकर रहेगी। जिलान कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी मॉम ने कह दिया ना कि वो डैड से दूर रहेंगी। युगुई बोलती है, इतने सालों से तुम बेशर्म लोगों ने न जाने क्या क्या किया है और आज मॉम को डिवोर्स चाहिए तो वो गलत हो गई। तभी जोंग कहते हैं, अगर तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो पता नहीं तुम तीनों इस घर से जिंदा बाहर जा सकोगे या नहीं। शेन फैमिली शॉक हो जाती है और फिर तियानहुओ को साइन करने पड़ते हैं। फिर वो कहता है, ये मत सोचना कि डिवोर्स के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास भी अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी कीमत तुम्हारी कंपनी से कहीं ज्यादा है। युगुई सोचती है, नाना जी ने जो मेरे लिए छोड़ा है वो जरूर बहुत कीमती होगा, शायद 1 बिलियन से भी ज्यादा, लेकिन आखिर वो हो क्या सकता है? युगुई की मॉम कहती है, फाइनली हम फ्री हो गए। अब जोंग शेन फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। फिर युगुई भी अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मॉम जोंग से पूछती है, तुम तो एंगेजमेंट नहीं करना चाहते थे ना, तो अब क्या हुआ? जोंग कहते हैं, मैं हमेशा से युगुई से ही शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये युगुई है। युगुई की मॉम कहती है, तो ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, वो जिद्दी है लेकिन अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है। जोंग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम युगुई को देखते हैं जो मिरर के आगे बैठी होती है। वो कहती है, अब कंपनी मेरी है, मुझे कल जाकर देखना होगा कि नाना की उस फाइल में क्या है। तभी उसे जोंग का मैसेज आता है और वो कहते हैं, प्लीज कॉल उठा लो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। तभी जोंग को घर के बाहर एक लैडर दिखता है और वो उस लैडर में चढ़कर उसके कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। युगुई को उधर से कुछ आवाज आती है और वो जाकर देखती है तो जोंग ऊपर चढ़ चुके होते हैं, लेकिन युगुई उनके लिए विंडो ओपन नहीं करती है। अगले सीन में युगुई ऑफिस जाती है और सब उसे कंपनी ओवरटेक करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन तभी जिलान भी वहाँ आ जाती है। युगुई उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिलान कहती है, डैड ने कई साल पहले अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली थी और अब मैं उस कंपनी के लिए यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर करने आई हूँ। वो पूछती है, कोई है यहाँ जो मेरे साथ काम करना चाहता है? हमारी कंपनी उसे डबल सैलरी देगी। ये सुनकर वहाँ काम करने वाले लोग खुश हो जाते हैं। शियाओ सबसे कहते हैं, तुम लोग बेवकूफ मत बनो, इनकी कंपनी अनस्टेबल है। जिलान कहती है, भले ही अभी कंपनी अनस्टेबल है लेकिन तुम्हारी कंपनी से तो बेटर ही है। तुम्हारी कंपनी ने अपना चार्म अब खो दिया है और डैड ने अगर अब तक इसे नहीं संभाला होता तो ये कब का बैंकरप्ट हो जाती। शियाओ कहते हैं, तुम बकवास मत करो, ये कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है। जिलान कहती है, आप मैनेजमेंट में नहीं है तो आपको कैसे पता होगा? जो मेरे साथ आना चाहते हैं वो सब आ जाइए, वरना ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। अब 2 लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीफान कहता है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कंपनी इतने सालों से है और क्या हमने कभी आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है? इस सिचुएशन में आप सब कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं, हमें भी हमारी फैमिली को सपोर्ट करना है, अगर आप हमें रखना चाहते हैं तो क्या आप भी हमारी सैलरी बढ़ा सकते हैं? लेकिन युगुई कहती है, इन लोगों को जाने दो। जिफान शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? इतने सारे टेक्निकल स्टाफ जा रहे हैं, हमारी कंपनी कैसे चलेगी? युगुई कहती है, मेरे पास भले ही लोगों की कमी हो लेकिन टेक्नोलॉजी की
की कमी नहीं है, जिलान कहती है। युगुई, तुम्हें चेयरमैन बने 1 ही दिन हुआ है और तुम्हारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के लगभग सारे लोग तुम्हें छोड़ चुके हैं। तुम जल्दी बैंकरप्सी की अनाउंसमेंट कर दो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो बच जाए। युगुई कहती है, क्या तुमने जितना बोलना था बोल लिया? अब निकल जाओ अपने लोगों के साथ। जिलान वहां से चली जाती है। अब जिफान पूछता है, अब हम क्या करेंगे? टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम कुछ ही लोग बचे हैं। युगुई कहती है, जाने वाले लोगों को रोका नहीं जा सकता और अच्छा ही है जो ट्रेटर्स निकल गए। अब हम आगे आसानी से मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब युगुई उन 2 लोगों को कहती है, कंपनी आप दोनों को भी डबल सैलरी देगी। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर युगुई कहती है, जाओ और कंपनी ऑन ऑपरेट करने के लिए लोगों को ढूंढो। तभी शियाओ वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स को मैसेज करके कहते हैं, टर्टल ने मुझे ये मैसेज देने को कहा है कि उनकी नानचुआंग टेक्नोलॉजी को टेक्नीशियंस की जरूरत है। क्या आप सब ज्वाइन करना चाहेंगे? ये मैसेज पाते ही वर्ल्ड के टॉप हैकर्स अपनी अपनी जॉब छोड़कर नानचुआंग टेक्नोलॉजी ज्वाइन करने के लिए निकल जाते हैं। इधर युगुई उन लोगों का वेट कर रही होती है। जिफान उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग हमारी कंपनी ज्वाइन करने आएंगे और वो भी तुम्हारे कॉल करने पर? तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल गया? तभी वो हैकर्स वहां आ जाते हैं और उन सबको देखकर जिफान को 440 वोल्ट का झटका लगता है और उसे युगुई पर डाउट होने लगता है। हैकर्स आकर युगुई से कहते हैं, हम जॉब करने के लिए आए हैं। शियाओ उन सबको इशारा करके युगुई की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। जिफान ये सब नोटिस करता है मगर शियाओ से कहता है, आपने तो कमाल कर दिया। शियाओ कहते हैं, ये सब प्रेसिडेंट शेन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सभी टेक्नीशियंस को ऑनबोर्डिंग ऑफिस में ले जाया जाता है और जिफान शियाओ से कहता है, अगर आप नहीं होते तो आज तो कंपनी डूब जाती। शियाओ कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो ये कौन है? जिफान कहता है, कौन है ये बस एक लड़की है जिसने मेरे भाई से एंगेजमेंट तोड़ दी। तभी जोंग आ जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? जिफान कहता है, ब्रदर जिलान यहाँ के सारे टेक्नीशियन को ले गई और इसने जाने भी दिया। जोंग कहते हैं, इसके पीछे युगुई के पास कोई रीजन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर आवाज उठाओगे। जिफान कहता है, आपने तो एंगेजमेंट तोड़ दी थी ना? जोंग कहते हैं कि सने कहा, मेरे दिल में सिर्फ युगुई है। जिफान कहता है, क्या आप ठीक है? जोंग कहते हैं, तुम बकवास बंद करो और युगुई से माफी मांगो। जिफान उसे सॉरी कहता है। फिर युगुई जाने वाली होती है मगर जोंग उसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये झुक्सियांझाई से पेस्ट्रीज लाया हूँ। युगुई सोचती है, इन्हें कैसे पता मुझे इस रेस्टोरेंट की पेस्ट्री पसंद है। युगुई पेस्ट्रीज ले लेती है और शियाओ को केबिन में आने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि दोनों केबिन में वो फाइल देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जिफान और जोंग दोनों को बाहर खड़े देख रहे होते हैं। जिफान कहता है, देखा आपने इसमें कितना एटीट्यूड है। उसने आपको पेस्ट्री के लिए थैंक यू भी नहीं कहा। जोंग कहते हैं, उसने मुझे ढूंढने के लिए इतनी मुश्किलें सही, अब मेरी बारी है उसे मनाने की। जिफान कहता है, आप मेरे भाई ही है ना? जोंग कहते हैं, तुम और कलीग्स को स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना और यहाँ अपनी भाभी की हेल्प करना। और फिर यहाँ टर्टल के स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जिफान कहता है, टर्टल के सारे स्टूडेंट्स को शियाओ डू लेकर आए हैं, काश मैं टर्टल को भी देख पाता। जोंग कहते हैं, तुम ऑलरेडी उसे देख चुके हो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अंदर केबिन में शियाओ युगुई से पूछते हैं, क्या आपकी और मिस्टर फेई की लड़ाई हुई है? युगुई कहती है, वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे और मैंने उनकी विश पूरी कर दी। अब देखते हैं आगे वो कैसे परफॉर्म करते हैं। शियाओ कहते हैं, मुझे लगता है वो आपकी काफी केयर करते हैं, तभी तो वो झुक्सियांझाई से पेस्ट्रीज भी लेकर आए। वहाँ के पेस्ट्री आसानी से नहीं मिलते। युगुई कहती है, हमें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अब वो फाइनली वो फाइल ओपन कर लेती है और उसे उसमें एक टर्टल AI सिस्टम मिलता है जो उसे कहता है, मॉम आपने फाइनली मुझे ओपन कर लिया, मैं इतने सालों से बोर हो रहा था। युगुई हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो? टर्टल कहता है, मैं दुनिया का सबसे एडवांस्ड सुपर इंटेलिजेंट AI हूँ। मेरा नाम फेई शाओगुई है जिसे आपके नाना ने बनाया था। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ और सिर्फ आप मुझे कंट्रोल कर सकती हैं। युगुई कहती है, इसलिए नाना ने मॉम को कहा था कि मुझे हैकिंग चैंपियनशिप जीतना ही होगा, तभी मुझे कंपनी मिलेगी। अब वो टर्टल से पूछती है, तुम्हारा सरनेम फेई क्यों है? टर्टल कहता है, मेरे डैड का नाम फेई जोंग है इसलिए। युगुई कहती है, तो नाना ने पहले ही ये सब कुछ प्लान कर लिया था। तो अब सिचुएशन ये है कि जब तक मैं और जोंग साथ हैं, हम तुम्हारी मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए खोयाओ तुम्हें पाने के लिए अपनी पूरी कंपनी दांव पर लगाने को तैयार था। शियाओ कहते हैं, अब हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी टॉप में रैंक करने वाली है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि युगुई टर्टल AI के बारे में पूरी दुनिया को न्यूज के जरिए बता देती है और लोग इस AI के बारे में जानकर शॉक हो जाते हैं। फिर जैसे ही बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को पता चलता है कि इस AI की ऑनर टर्टल है तो वो टर्टल से शादी करने के लिए बिलियंस का ऑफर देने लगते हैं। इस बारे में शियाओ युगुई को बताते हैं। फिर 2 टेक्निकल स्टाफ भी युगुई को आकर ऑफर के बारे में बताते हैं और उसके बाद जिफान आता है और खुश होकर कहता है, मेरे भाई ने एक स्टेटमेंट पोस्ट किया है कि फेई ग्रुप टर्टल से शादी करने के लिए
हंड्रेड्स ONF बिलियंस की डॉरी देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर टर्टल चाहे तो वो जितने चाहे उतने पैसे दे सकते हैं। ये सुनकर स्टाफ के लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं उनका मुकाबला तो दूसरी कंपनियां कर ही नहीं सकती। शियाओ युगुई से कहते हैं अगर फेई ग्रुप हमारी मदद करेगा तो हम इस AI को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। युगुई मन में कहती है उसने इतनी जल्दी मेरी आइडेंटिटी गैस कर ली। ये सोचकर वो स्माइल करती है। ये देखकर जिफान कहता है तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे भाई अब टर्टल को मेरी भाभी बनाएंगे। लेकिन तुम सैड मत होना, टर्टल जैसी पावरफुल लड़की पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। शियाओ कहते हैं तुम्हें पता भी है वो कौन है? युगुई उन्हें कुछ कहने से रोक देती है और बोलती है क्या टर्टल ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया है? जिफान कहता है अभी नहीं, लेकिन मैं अभी पता करने के लिए किसी को भेजूंगा कि टर्टल कहाँ है। फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी और तुम रिग्रेट करोगी। जिफान और स्टाफ मेंबर्स वहां से चले जाते हैं और शियाओ कहते हैं मैंने ऐसे स्टूडेंट को हायर कैसे कर लिया? टीचर आपके नाना जी ने आपकी एंगेजमेंट मिस्टर फेई के साथ फिक्स की। मतलब वो चाहते थे कि फेई फैमिली इस AI को बचाने में आपकी हेल्प करे। युगुई सोचती है अगर नाना ने पहले ही सब सोच लिया है तो अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो शियाओ से कहती है कल नानचुआंग टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। मैं सबको AI के साथ साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में भी बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जोंग को देखते हैं जो असिस्टेंट से पूछते हैं क्या तुम्हें युगुई के शेड्यूल के बारे में पता चला? असिस्टेंट कहते हैं आज वो अपनी मॉम के साथ फुजी पवेलियन डिनर के लिए जाने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हम युगुई को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है तुमने और जोंग ने अभी तक अपने बीच कुछ क्लियर नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है और अगर नहीं करता होगा तो मैं उसे हाइकिंग पर ले जाकर उसे माउंटेन से धक्का दे दूंगी। युगुई कहती है ये आप क्या कह रही हैं? आप खाना खाइए, तब तक मैं रेस्टरूम से आती हूँ। युगुई चली जाती है और वहीं फिर हम जोंग को देखते हैं जो उसी जगह आए होते हैं। असिस्टेंट उनसे पूछते हैं मिस चेन रूम नंबर 402 में है, आप उनके साथ जाकर खाना क्यों नहीं खाते? जोंग कहते हैं उसने अभी अभी कंपनी टेक ओवर की है, वो काफी टफ टाइम से गुजर रही होगी, उसे पहले खाने दो फिर मैं जाकर उससे मिलूंगा। हम देखते हैं कि युगुई उनकी बात सुन रही होती है। तभी वहाँ जिलान आ जाती है और जोंग को देख लेती है। वो उनकी तरफ आते हुए सोचती है कि मिस्टर फेई ने टर्टल से शादी का स्टेटमेंट पोस्ट किया है। लगता है ये युगुई से इतना प्यार नहीं करते थे। अगर मैं इनकी लवर बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। वो उनके पास आने वाली होती है मगर जोंग सामने से हट जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। युगुई ये सब देख रही होती है। जिलान जोंग से नर्वस होकर कहती है मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, मैं काफी टाइम से आपको पसंद करती हूँ। जोंग उसी टाइम पर युगुई को वहाँ छुपे हुए देख लेते हैं और उसे जेलस करने के लिए जिलान को प्राइवेट रूम में आने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट शॉक हो जाते हैं लेकिन जोंग उन्हें इशारा करके युगुई की तरफ देखने को कहते हैं। असिस्टेंट उनका प्लान समझ जाते हैं। फिर जोंग जिलान के साथ अंदर चले जाते हैं और युगुई शॉक हो जाती है। वो फौरन रूम के बाहर खड़े होकर उनको देखने लगती है। अंदर जिलान जोंग के लिए ड्रिंक तैयार कर रही होती है जिसमें वो ड्रग मिला देती है। युगुई सोचती है जोंग कभी ये ड्रिंक नहीं पियेंगे, लेकिन जोंग ड्रिंक पी लेते हैं और युगुई शॉक हो जाती है। फिर वो अंदर जाती है और तभी वो देखती है कि जिलान वहाँ बेहोश पड़ी होती है और जोंग चेयर पर बैठे होते हैं। वो कहते हैं मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। युगुई कहती है तुम बेकार में नाटक कर रहे थे। जोंग कहते हैं उसने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया है। युगुई कहती है तुम्हें किसने कहा था उसकी दी हुई वाइन पीने के लिए? मैं अभी तुम्हारे लिए फैन लेकर आती हूँ। लेकिन जोंग उसे हग कर लेते हैं और कहते हैं मुझसे गुस्सा मत होना, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया था और मुझे एंगेजमेंट तोड़ने के नाम से तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। युगुई कहती है मैं असल में गुस्सा नहीं थी, लेकिन मुझे बस ये सब रिडिकुलस लगा, इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा उतार दिया। जोंग कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसी रहो और कॉन्फिडेंस के साथ बिना चिंता के मुझ पर अपने इमोशंस निकालो। युगुई पूछती है तो क्या तुमने जानबूझकर वो ड्रिंक पी? जोंग कहते हैं तुम मुझे पिछली बार की तरह बाथटब में तो छोड़कर नहीं जाओगी ना? क्या हम घर जा सकते हैं? युगुई कहती है हाँ, लेकिन कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए तुम कोई निशान नहीं छोड़ोगे। अब जोंग उसे किस करने लगते हैं और युगुई सोचती है कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसके आने का वेट कर रही होती है। तभी असिस्टेंट उनके पास आते हैं और कहते हैं मिस शेन मिस्टर फेई से बात कर रही हैं, आइए मैं आपको घर ले चलता हूँ। युगुई की मॉम उनके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में युगुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही होती है। तभी शेन फैमिली वहाँ आती है और बाइजू उससे कहती है तुम्हारे मिस्टर फेई कहाँ हैं? सॉरी, मैं भूल गई थी कि उन्होंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है और टर्टल से शादी करना चाहते हैं। तभी जोंग आते हैं और कहते हैं मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया? उन्हें देखकर शेन फैमिली के फिर से होश उड़ जाते हैं। जोंग युगुई के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं। फिर युगुई कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते हुए कहती है आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज मैं 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। पहली ये कि नानचुआंग टेक्नोलॉजी आज ऑफिशियली ट्रांसफॉर्म होने जा रही है और ये कंपनी डेवलप्ड AI टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी। तभी जिलान कहती है कहीं तुम
तुम टर्टल से जेलस तो नहीं हो रही हो? मिस्टर फेई ने टर्टल को मैरिज प्रपोजल भेजा है और ये भी एआई के साथ काम करने वाले हैं। तुम्हारी कंपनी आज नहीं तो कल बर्बाद हो ही जाएगी। इधर जिफान जोंग से कहता है, जब से मुझे पता चला है कि आप टर्टल से शादी करने वाले हैं, तब से मैं बड़ा खुश हूँ। जोंग उसे चुप रहने को कहते हैं, मगर वो बोलता है, आप युगुई को क्यों प्रोटेक्ट करते रहते हैं? फिर इधर जिलान युगुई से कहती है, तुम ये एआई वाला आइडिया ड्रॉप कर दो। तुम में और टर्टल में बहुत फर्क है। खुद को एम्बैरस मत करो। युगुई कहती है, अब मैं सबको हमारे इंटेलिजेंट एआई फेई शियाओगुई से मिलवाना चाहती हूँ। वो सबके सामने उसे रिप्रेजेंट करती है और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जिफान भी शॉक में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी आइडल टर्टल के पास था, ये युगुई के पास कैसे हो सकता है? युगुई कहती है, मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने इस साल इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन जीता है और मेरा नाम ही टर्टल है। शियाओ ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि युगुई ने फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। बाकी सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। तियानहुओ कहता है, इसका मतलब अब नानचुआंग टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगी। मैं इस कंपनी का इंचार्ज था और मुझे अब तक ये बात पता नहीं चली। जिफान खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, अब समझ आया कि शियाओडू आप इन्हें क्यों प्रोटेक्ट करते थे। ये मेरी आइडल है। युगुई कहती है, इस एआई को मेरे नाना जी ने डेवलप किया है। उम्मीद है आप सब चाइना को मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। तभी जोंग सामने जाते हैं और सबके सामने उसे प्रपोज करके कहते हैं, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताओगी? युगुई कहती है, अब पूरी दुनिया को एआई के बारे में पता चल गया है। पूरी दुनिया की नजर मुझ पर है, तो क्या तुम दुनिया से इस एआई को बचाने में हेल्प करोगे? जोंग कहते हैं, हम दोनों पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। युगुई खुश होकर उन्हें अपना हाथ देती है और वो उसे रिंग पहनाते हैं। शेन फैमिली जेलस होकर जाने लगती है, लेकिन तभी युगुई उन्हें रोकती है और कहती है, अभी हमारा आपसी मामला सुलझा नहीं है। वो एक डॉक्यूमेंट लेती है और कहती है, शेन त्यानाहुओ, शेन जिलान और बाई जू, तुम तीनों ने नानचुआंग टेक्नोलॉजी को संभालते समय पब्लिक फंड की हेराफेरी की है। जिलान कहती है, ये बकवास है, तुम हमें फंसाना चाहती हो। युगुई कहती है, ये सब तुम पुलिस को बोलना, जितने का फ्रॉड तुम लोगों ने किया है, तुम पक्का जेल में सरोगे। वो लोग शॉक हो जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। उनके जाने के बाद जोंग कहते हैं, अब तुम्हें दादी से चलकर मिलना होगा। तभी जिफान युगुई के सामने बैठकर उससे ऑटोग्राफ मांगता है और वो हंसती है। अब अगले सीन में युगुई दादी से मिलने जाती है और दादी दोनों को साथ देखकर खुश हो जाती हैं। वो कहती है, मैंने इतने सालों तक इस दिन का वेट किया है। अब जोंग पूछते हैं, आप और नाना जी कैसे मिले थे? तो दादी कहती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में पढ़ने के लिए अब्रॉड गए थे, वहीं तुम्हारे नाना जी मुझे मिले। वो पुराने दिनों को याद करती है और हम देखते हैं कि जोंग की दादी और दादा साथ में होते हैं। दादी उनसे कहती हैं, हमारे चाइना की पुअर टेक्नोलॉजी का सब मजाक उड़ाते हैं। तो दादाजी कहते हैं, हम इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। दादी पूछती है, क्या हम सच में ऐसा कर पाएंगे? तो उसी टाइम युगुई के नाना जी आते हैं और कहते हैं, हम ये करके दिखाएंगे, चाहे इसके लिए कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। हम इसलिए अब्रॉड पढ़ने आए हैं। वो तीनों साथ में कसम खाते हैं कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी को टॉप लेवल तक लेकर जरूर जाएंगे। युगुई ये सब जानकर कहती है, काश मैं उस एरा को देख पाती। दादी पूछती हैं, अब इस बारे में बात करना छोड़ो और बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अगले महीने की 8 तारीख कैसी रहेगी? युगुई कहती है, ये जल्दी नहीं है, लेकिन जोंग कहते हैं, ये तो काफी लेट हो जाएगा, मैं और वेट नहीं कर सकता। अब सीन बदलता है और वेडिंग का डे आ जाता है। युगुई रेडी होकर बैठी होती है, तभी उसकी मॉम कहती है, शादी का दिन कितनी जल्दी आ गया। तभी जोंग आते हैं और युगुई की मॉम दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती हैं। युगुई उनसे कहती है, इंटेलिजेंट एआई को रिलीज हुए 1 महीना हो गया है और अब तक 18 साइबर अटैक्स हो चुके हैं। मुझे डर है कि वो लोग मुझ पर भी अटैक करेंगे। क्या तुम्हें मुझसे शादी करने से डर नहीं लग रहा? जोंग कहते हैं, तुम्हें याद है, तुमने मुझे बचाया था। तुम्हारी वजह से ही आज चाइना इस फील्ड में शाइन कर रही है। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। अब जोंग उसे एडमायर करने लगते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं, आज तुम में कुछ मिसिंग है। युगुई पूछती है, क्या मिसिंग है? जोंग उसे एक हग देने को कहते हैं और युगुई उन्हें हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में युगुई ऑफिस में काम कर रही होती है और मन में कहती है, हमने इतने सालों की वार जीत ही ली है। अब दुनिया में कोई भी हमारे चाइना को नीचा नहीं दिखा सकता। काश हम आगे भी चाइना को ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकें। इसी नोट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।